नजर रखिए इस वक्त सीएनबीसी आवाज की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर। जी हां, सरकार पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल का गठन करने जा रही है और इस पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल का गठन होने के बाद काफी कुछ आरबीआई के कार्यकलापों पर डेट के मैनेजमेंट को लेकर बदलाव आते हुए दिखेंगे। तो ये एक बड़ी खबर हमारी इस वक्त एक्सक्लूसिव आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होने की तैयारी में, और ये खबर लेकर आए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, पहले तो बताइए क्या है पूरी खबर। देखिए, दरअसल सरकार जब बनी थी तो उस बनने के बाद जो पहला बजट पेश किया गया था उसी में कहा गया था कि सरकार एक पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी बनाएगी। वो एजेंसी जो है उसके तहत काफी विवाद इसलिए उठा था कि ये एजेंसी रिजर्व बैंक के कई सारे अधिकारों को सरकार के पास ट्रांसफर कर देगी, लेकिन उस वक्त रिजर्व बैंक की तरफ से और कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से और कई जानकारों की तरफ से विरोध हुआ था, तो सरकार इसे ठंडे बस्ते में डाल दी थी। और अब जब उर्जित पटेल नए आरबीआई के गवर्नर बने हैं और उसका एमपीसी बनाया गया, अब जाकर सरकार ने पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी की तरफ ठोस कदम उठाया है और ये तय किया है कि पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी की तरफ सेल की तरफ बढ़ते हुए हम एक वित्त मंत्रालय में एक अंतरिम व्यवस्था करें। वो उस अंतरिम व्यवस्था के तहत सरकार ने ये फैसला लिया है कि पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल बनाया जाएगा, वित्त मंत्रालय का बजट डिवीजन है। ये पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल जो है अंतरिम संस्था के तौर पर, एजेंसी के तौर पर काम करेगा और आगे चलकर 2 साल के भीतर किसी को पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी बना दिया जाएगा, जो कि सरकार ने पहले प्रस्तावित किया था। हालांकि शुरू में इसकी जो भूमिका होगी वो सलाहकारी भूमिका होगी, सुझाव देने की भूमिका होगी, लेकिन धीरे धीरे पूरी तरह से पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी यानी कि रिजर्व बैंक के कई सारे अधिकारों को अपने पास रख लेगी। जिसका जो काम है वो काम यहाँ पे कई बार 10 से ज्यादा इसकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मिसाल के तौर पर सरकार जो भी प्लानिंग तरीके से बोरोइंग करती है, उधारी लेती है, उगाही करती है, वो रहेगा। मार्केट से जो बोरोइंग होती है वो देखना इसकी जिम्मेदारी होगी। दूसरे जो डोमेस्टिक बोरोइंग होते हैं वो भी देखना इसी पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी लायबिलिटीज है, इंटरनल डेट है, गारंटी प्रपोजल है, वो सारा चीज एक पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल देखेगा। तो एक तरह से कई सारे अधिकार जो अब तक रिजर्व बैंक के तहत थे, अब ये सरकार धीरे ट्रांसफर करेगी पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल के पास और फिर पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल से पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी के पास चली जाएगी। ये कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक के अधिकारों को सरकार अपने पास लेने की तरफ एक ठोस कदम उठा चुकी है और इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। ठीक है लक्ष्मण, तो एक बात बताइए, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि अभी पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल बनेगी, 2 सालों में इसे अपग्रेड कर दिया जाएगा, ये हो जाएगी पब्लिक डेट मैनेजमेंट अथॉरिटी, हाँ एजेंसी। तो दोनों के कार्यकलापों में कुछ फर्क है या खाली नाम में फर्क है कि फिलहाल सेल बना रहे हैं बाद में एजेंसी बनाएंगे, कैसे होगा ये? इसमें थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क ये है कि अभी जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल बनाया गया है वो बजट डिवीजन के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं उनके अगुवाई बनाया गया है। इसके तहत यहाँ पे जो अधिकारी वित्त मंत्रालय के वो शामिल होंगे। आगे चल के जब पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी के तौर पर काम करना शुरू करेगी तब यहाँ पे कुछ बड़े लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा, रिजर्व बैंक के अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि एक बिल्कुल एक मजबूत अथॉरिटी की तरह काम कर सके। तो थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन सरकार एक झटके में इसलिए नहीं करना चाह रही थी क्योंकि इसका एक गलत मैसेज जाता है, क्योंकि इस पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी के लिए काफी विरोध पहले ही हो चुका है। और आपको याद होगा कि रघुराम राजन जब थे आरबीआई गवर्नर और सरकार के ऐलान के बाद जब उनसे सवाल पूछा गया था तो वो भी इसको लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं थे और अप्रत्यक्ष तौर पर इसको टालने की मुद्रा में दिख रहे थे। इसी वजह से सरकार रघुराम राजन से बिल्कुल आमना सामना नहीं होना चाहती थी, लिहाजा उसको ठंडे बस्ते में डाल दी थी। अब जाकर के सरकार ने इसको बढ़ाने का फैसला लिया है और ये शुरू में थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर का होगा, आगे चलकर पूरी तरह से अपने शक्ति में आ जाएगा, जैसा कि सरकार ने पहले बजट प्रस्तावित किया। राइट, और ये बड़ी सहयोग की बात है लक्ष्मण की, जब हम आपसे ये ब्रेकिंग न्यूज ले रहे हैं। हमारे साथ कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ नीलेश शाह हैं, जो पूरे बैंकिंग सेक्टर पर, पब्लिक डेट पर और तमाम आरबीआई की पॉलिसीज पर गहरी पकड़ नजर रखते हैं। तो नीलेश भाई से एक ओपिनियन जरूर लेनी चाहिए इस मामले पर। नीलेश भाई, कैसे देखते हैं आप इस सरकार के कदम को? पहले सेल का गठन होगा और बाद में इसे अपग्रेड करके पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी बनाया जाएगा। मेरे हिसाब से भारत अब डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन की तरफ जा रहा है। डेवलप नेशन की सेंट्रल बैंक्स को एक टारगेट दिया जाता है कि आप जाके इन्फ्लेशन मैनेज करिए। कई डेवलप नेशन ऐसे, न्यूजीलैंड जैसे, जहां पे आरबीआई गवर्नर का बोनस डिटरमाइन होता है डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने कितना इन्फ्लेशन टारगेट अचीव किया।
तो हमने भी पहला कदम वो उठाया कि आरबीआई को एक स्टैट्यूटरी टारगेट दिया गया कि आप महंगाई के दरों को 4% के आसपास बनाइए, ±2% की रेंज में। बट जब हमने आरबीआई को ये दायित्व दिया तो उनके ऊपर एक विडंबना आ गई। एक तरफ उन्हें महंगाई के दरों को काबू में रखना था और दूसरी तरफ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मर्चेंट बैंकर थे, गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग करते थे और उनके ऊपर ये दायित्व भी था कि गवर्नमेंट की बोरोइंग को वो हर वीक, हर महीने, हर साल पूरी करे। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स थे, महंगाई के दरों को काबू करना है और गवर्नमेंट की बोरोइंग को भी निकालना है, वो दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग थे। तो अब ये जो हमने पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल ऑर्गेनाइज किया है वो आरबीआई को उस दायित्व से दूर करता है ताकि वो महंगाई के दरों के ऊपर ही फोकस करके रखे और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नीचे एक सेल बनेगा जो गवर्नमेंट की बोरोइंग प्रोग्राम को निकालता रहेगा, इश्यू करता रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये हमारी ऑर्बिट चेंज है। पहले हम इमर्जिंग मार्केट टाइप की पॉलिसीज फॉलो करते थे, आज हम डेवलप्ड नेशंस के बराबर पहुंच गए उन पॉलिसीज फॉलो करने में। ये सोचना ठीक नहीं कि सरकार कंट्रोल करना चाहती है आरबीआई को और उस लिहाज से ये कदम उठा रही है, बल्कि ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, ओवरऑल सारे मार्केट्स के लिए एक अच्छी बात है। डेफिनेटली मतलब ये आरबीआई को कंट्रोल करने की कोई चीज नहीं है। पहले हम आरबीआई गवर्नर के पास ऑलराउंडर की एक्सपेक्टेशन करते थे, भैया जिस दिन महंगाई के दर बढ़ रहे हैं तो आप अपनी जादुई छड़ी चला के उसको कम करिए, जिस दिन रुपया गिर रहा है तो आप अपनी जादुई छड़ी वहां पे घुमाइए और रुपये को स्टेबलाइज करिए, जिस दिन गवर्नमेंट की बोरिंग प्रोग्राम निकालनी है तो भाई किसी भी तरह से आप उसको निकालिए और हमारी कॉस्ट कम करके दीजिए। तो आरबीआई के गवर्नर को एक ऑलराउंडर की तरह बैटिंग भी करनी पड़ती थी, बॉलिंग भी करनी पड़ती थी, विकेट कीपिंग भी करनी पड़ती थी, फील्डिंग भी करनी पड़ती थी और कभी कभी एम्पायरिंग भी करनी पड़ती थी। तो एक ही इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमने इतना सारा प्रेशर डाल दिया था कि ये सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स थे। अब मतलब हम आरबीआई को एक स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, आपकी फोकस रखिए महंगाई के ऊपर, महंगाई के दरों को काबू में रखिए और बाकी सारे जो दायित्व है उसमें हम आपसे सपोर्ट जरूर लेंगे, आपकी राय जरूर लेंगे, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी और के ऊपर देंगे। तो मेरे हिसाब से ये आरबीआई का रोल कट करने की जरूरत नहीं है। ये आरबीआई को एक ही दायित्व जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके ऊपर फोकस करने की चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश भाई, आपका ये इंस्टेंट एनालिसिस पूरा देने के लिए इस बड़ी खबर पर। लक्ष्मण, आपका भी शुक्रिया, ये एक्सक्लूसिव न्यूज सीएनबीसी आवाज पर आपने आज ब्रेक की है। और अब देखेंगे सौदा आपका, प्रियंका संभव मेरे साथ है, ये ब्रेकिंग न्यूज हम लेकर आ रहे थे। प्रियंका, अब आपके पास कमोडिटी बाजार का एक्शन बताइए। बिल्कुल, कमोडिटी बाजार खुल गया अनिल जी, और सबसे पहले नजर डालते हैं सोने की शुरुआत कैसी हुई, क्योंकि कल हम सोने में जिस तरह की गिरावट देख चुके हैं, आज सभी को इंतजार है कि सोना और चांदी किन लेवल्स पर शुरुआत करते हैं। साथ ही क्रूड पर भी फोकस रखना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम क्रूड को एक ऑल टाइम हाई पर देख रहे हैं। सोने की शुरुआत आज हल्की मजबूती के साथ होती हुई 30,070 का भाव यहां पर, और चांदी खुल रहा है 43,130 के भाव के साथ 249 रुपए की तेजी यहां पर देख रही है। क्रूड 3,280 के लेवल्स पर ओपन करते हुए नेचुरल गैस 198 रुपए 90 पैसे के साथ खुल रहा है, ऑलमोस्ट 2% के अपमूव को टच करने वाला है। बेस मेटल्स में शुरुआत हो रही है कॉपर की मजबूती के साथ, एल्यूमिनियम में है दबाव, लेकिन समझते अपने एक्सपर्ट से कि क्या करें आप आज के कमोडिटी बाजार में। कावी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता और Steven.com के दीपेन शाह मेरे साथ है। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग। सोने पर सबकी नजर है, कल काफी लोगों ने हाथ जलाया, आज सोने में क्या करें? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। जी बिल्कुल, कल के सेशन में हमने गोल्ड और सिल्वर में स्पेशली बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा, क्योंकि मार्केट में कुछ रिपोर्ट्स आते हुए देखने को मिली जहां पर ये देखने को मिला कि ईसीबी आगे चल के अपना जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है, जो क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रोग्राम है, वो बंद कर सकता है या उसमें कुछ कटौती कर सकता है। इस सब के चलते एक सेलिंग देखने को मिला और साइकोलॉजिकल $1,300 के नीचे गोल्ड के प्राइसेस में स्लिपिंग देखने को मिली। $1,300 के नीचे एक फ्रेश शॉर्टिंग मार्केट में उभरी और साथ ही साथ स्पेकुलेटिव जो लॉन्ग थे उनमें भी अनवाइंडिंग देखने को मिली। तो इस सब के चलते एक अच्छा सेलिंग प्रेशर मार्केट में बना है और मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म में एक ये जो पेसिमिज्म और सेंटिमेंट में एक सेलिंग का माहौल है, ये देखने को मिल सकता है अगले कुछ सेशंस में भी।
आज के सेशन में मैं पुल बैक पर 30,300 के आसपास सेलिंग रिकमेंड करूंगा। 29,800 तक के टारगेट्स हम देख सकते हैं आते हुए और 30,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन रहेगा। सिमिलरली सिल्वर में भी एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है, इसलिए थोड़ा पुल बैक का वेट करूंगा। 43,500 43,600 की रेंज में सेलिंग रिकमेंडेड है। 42,800 तक के टारगेट्स के लिए और 44,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। ओके, तो चांदी में भी आप सेलिंग की सलाह देंगे इस पॉइंट पर? कल काफी पैनिक रहा है, आज रिकवरी दिख रही है, इस पॉइंट पर भी हिमांशु आप सेल पर ही बरकरार रहेंगे? जी बिल्कुल, थोड़ा सा पुल बैक का वेट करूंगा। मार्केट में एक अच्छा खासा कल लगभग 5% की सेलिंग देखने को मिली है, तो एक डेड कैट बाउंस या एक छोटा सा ओवरसोल्ड लेवल से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। पर 43,500 43,700 पर मेरी नजर रहेगी, जहां पर मैं फ्रेश शॉर्ट की रिकमेंडेशन दूंगा। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर कि गोल्ड और सिल्वर प्राइमरीली इस साल में हमने देखा कि बहुत एक अच्छी मजबूती बनी हुई थी, जिनका मेन कारण था कि ये जो लिक्विडिटी था इंटरनेशनल मार्केट्स में, रेट कट्स और बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम्स यूरोपियन नेशन से और जापान की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे देखने को मिल रहा है कि एक तरफ से दिसंबर में रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन है यूएस से, और साथ ही साथ ईसीबी की तरफ से अगर बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम में कमी देखने को मिल सकती है, तो इस सबका सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर में, और आगे चल के भी ये दबाव बढ़ने को देखने को मिल सकता है। दिपेन, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर कहाँ है? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, एग्री कमोडिटीज में हमारी सबसे पहले नजर कॉटन पे होगी। हमने देखा था कि 19,000 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद प्राइसेस में थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स डेफिनेटली अपना सकते हैं बाइंग का लेके। 19,800 के आसपास अगर आप बाइंग करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। 19,650 का स्टॉप लगाइए। ऑन दी हायर साइड 20,600 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। सेकेंड हमारी टॉपिक होगी मसालों में। टर्मरिक हमने देखा है कि एक अच्छे रनअप के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है, तो आई थिंक ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, तो आप इसमें भी बाइंग करके चल सकते हैं। और ऑन दी अपसाइड आपको 7,600 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। शुक्रिया दिपेन और हिमांशु जी, आप दोनों का ही वक्त निकाला आपने हमारे लिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, सौदा आपका में अभी हाजिर हो रहे, नजर रहेगी बाजार की चाल पर। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। मलकानव्यू.com के विशाल मलकान के मुताबिक वेदांता में कीजिए खरीदारी। टारगेट ये देख रहे 199 का, स्टॉप लॉस 188 रुपए पर लगाइए और खरीदिए वेदांता इंट्राडे के लिए। यह है विशाल मलकान का तत्काल ट्रेड आइडिया। बाजार ने आज बम शुरुआत की, लेकिन अभी हल्का दबाव। सेंसेक्स में 18 अंकों की गिरावट है। निफ्टी 9 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन मिड कैप अभी भी कोशिश कर रहे हैं हरे निशान में बने रहने की। 41 अंकों की बढ़त के साथ मिड कैप में कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में 66 अंकों का दबाव। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल एडवांसेस की तरफ 894 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 613 शेयरों में अभी फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो, HDFC, HCL टेक, ONGC, हीरो मोटोकॉर्प, ये तमाम काउंटर्स है जहां आज दबाव अभी तक देखने को मिल रहा है। और सौदा आपका में मेरे साथ इक्विटी रश के कुणाल सिरावगी जुड़ चुके हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग। निफ्टी को हम देख रहे हैं 8,752 पर, अभी दबाव 16 अंकों का निफ्टी झेल रहा है। आपके व्यू में टेक्निकल चार्ट्स किस तरह के दिख रहे हैं? देखिए, हालांकि प्रियंका हमने पिछले कुछ दिनों में काफी वॉलेटिलिटी निफ्टी में देखी है और आप देखें कि ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो एक रेंज में निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रही है। और रेंज को अगर आप मार्क करें तो मुझे लगता है कि 8500 से 8850 8900 की ब्रॉड रेंज है। तो रेंज आमतौर पर थोड़ा टफ होती है ट्रेड करना, और वही आप होते हुए देख रहे हैं कि रोजाना वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बाय साइड का बनाया जा सकता है। 8730 पर एक स्टॉप लॉस रखें, जो कि मुश्किल से 25-30 पॉइंट नीचे है, और लक्ष्य यहां पर 8880 का हो सकता है। साथ ही में कुणाल, स्टॉक वाइज अगर बात करें किन स्टॉक पर आपकी नजर है?
दो स्टॉक्स प्रियंका जहां पर मैं आज खरीद की राय दे रहा हूं, जिसमें सबसे पहले हिंडाल्को, जहां पर कि हमने एक मेटल्स में एक बहुत अच्छा सेक्युलर अप मूव देखा है। हिंडाल्को ने अभी तक उसमें परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन आज के ट्रेड में मुझे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है। मुझे लगता है 167 तक चला जाएगा। स्टॉप लॉस 156 पर रखें, बाय करें। और एसआरएफ, जिसमें कि एक तरफा तेजी हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखी है, जो मुझे लगता है 2000 को पार कर जाएगा। 2050 के लक्ष्य से यहां खरीद करें, 1900 पर रखना होगा स्टॉप लॉस। लेते छोटा सा ब्रेक सौदा आपका में, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो मेरी सहयोगी पूजा लेकर आएंगी स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन आगे। वेलकम बैक, आप देख रहे सौदा आपका। और अब बात करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर की। हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी है मेरे साथ, लेकर आई हैं छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग। 38 अंकों की मजबूती के साथ इस वक्त स्मॉल कैप इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। और स्मॉल कैप गेनर्स की अगर बात करें तो स्वान एनर्जी में आज 9% की मजबूती है। और पिछले एक हफ्ते का अगर हम एक हफ्ते का अगर ट्रेंड देखें तो 57% तक ये स्टॉक चल चुका है। इसके अलावा अक्ष ऑप्टिफाइबर्स और एडलैब्स एंटरटेनमेंट भी करीब 6 से 7% की मजबूती के साथ ये दोनों ही शेयर्स आज कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा स्टील स्टॉक्स में आज काफी अच्छा एक्शन है। मोनेट इस्पात में करीब 9% की मजबूती देखने को मिल रही है। सिनर्जी कैपिटल कॉर्प कंपनी के साथ बातचीत में उसका कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने के लिए, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छी मजबूती है। और इसके अलावा बाकी स्टील कंपनियों में भी अच्छी मजबूती है। गवर्नमेंट ने जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है उसकी जो 2 महीने के लिए उसको और एक्सटेंड कर दिया, जिसके चलते आज तमाम स्टील शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इसमें वीजा स्टील और उत्तम गालवा में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और कुछ शेयर्स आज खबरों की वजह से काफी ज्यादा हलचल में है। टूरेंस फाइनेंस में एक फंड एक्शन देखने को मिला है, 7.5% की मजबूती इस स्टॉक में। और ईस्टर्न ट्रेड इस कंपनी को भी केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि 8% की मजबूती के साथ ये शेयर भी आज शॉर्ट ट्रेड कर रहा है। आज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में फिर से एक्शन बना हुआ है। कल भी हमने देखा था कि अच्छी तेजी इन सभी शेयरों में देखने को मिली थी और आज भी शांति गेयर्स, ल्यूमेक्स ऑटोटेक और ओमेक्स में करीब 3 से 7% की मजबूती आज के कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही है। और केमिकल स्टॉक्स आज अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। अल्काली मेटल्स में करीब 20% तक की तेजी अपर सर्किट लगा है स्टॉक में। और श्री पुष्कर केमिकल्स भी करीब 6% की मजबूती के साथ ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है। दोनों ही स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन कुछ और काउंटर्स पर नजर डालें जिनमें आज कमजोरी है, उसमें जीटीएल और मेटलिस्ट फोर्जिंग्स। कल हमने देखा था कि काफी अच्छी तेजी थी। जीटीएल में ने अपना कल 52 वीक हाई बनाया था और मेटलिस्ट फोर्जिंग में भी अच्छी तेजी थी, लेकिन आज दोनों ही शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। और इसके अलावा मैस्टेक भी करीब 5% की कमजोरी के साथ आज ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया पूजा स्मॉल कैप कॉर्नर के सारे अपडेट के लिए। वक्त हो गया है ब्रेक का और इसी के साथ कुणाल आपका भी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे इस शो के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके लिए एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश कुमार से होगी बात आगे। 8,800 का स्तर छूने के बाद बाजार में मुनाफा वसूली हावी। निफ्टी 8,750 के आसपास, बैंक निफ्टी पर भी दबाव बढ़ा। आरबीआई ने ब्याज दरें घटाकर दिया दिवाली का तोहफा, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने कर्ज सस्ता करने के नाम पर की खाना पूर्ति। और अब नजरें हैं बाकी बैंक्स पर। स्टील शेयरों में तेजी। सरकार ने 66 स्टील प्रोडक्ट्स पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की सीमा 2 महीने के लिए और बढ़ाई। 4 दिसंबर तक जारी रहेगी एमआईपी। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। आगे बढ़े उससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रजनीश कुमार साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रजनीश सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल आपसे लेना चाहता हूं, पॉलिसी में कल नए गवर्नर साहब ने पहली पॉलिसी पेश की, 1/4% ब्याज दरों में कटौती की। ये बताएं सर, क्या आपका बैंक भी इसे पास ऑन करने के लिए तैयार है? कब तक आप निर्णय लेंगे और कितना काटेंगे? हमारी जो एल्को मीटिंग है वो लास्ट वीक में होती है मंथ के, और जो भी नए रेट होते हैं वो अगले महीने की 1 तारीख से लागू होते हैं।
जैसे कि हमने अभी 1 अक्टूबर में ऑलरेडी MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी और वो निर्णय सितंबर के आखिरी हफ्ते में एल्को में लिया गया था। तो अभी आजकल जो नई प्रक्रिया है MCLR डिटरमिन करने की, उसका यही प्रोसेस है कि प्री डिटरमिन डेट्स हैं अप टू मार्च, और उन प्री डिटरमिन डेट्स के बेसिस पे ये निर्णय लिया जाता है कि ब्याज दरों में क्या बदलाव किया जाए। और MCLR में बदलाव के लिए ये भी जरूरी होता है कि जो डिपॉजिट रेट्स हैं उनमें भी बदलाव किया जाए और उसका बेनिफिट फिर बोरोअर्स को दिया जाता है। तो एल्को में हम लोगों को दोनों ही पक्षों का ध्यान रखना पड़ता है, अपने डिपॉजिटर्स का भी और बोरोअर्स का भी। तो सर ये बताइए, इतना छोटा छोटा कट क्यों? RBI 1/4% कट करता है और बैंक्स खाली 5 बेसिस पॉइंट कम करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी स्ट्रक्चर जो है, जो हमारी देयता, हिंदी में देयता बोलते, बट इट इज ए लाइबिलिटी, जो भी हमारे डिपॉजिट्स हैं वो रिटेल डिपॉजिट्स ज्यादा है और होलसेल फंडिंग बहुत कम है, उसका अनुपात कम है। तो जब तक कि एक बड़ा बदलाव डिपॉजिट रेट्स में नहीं होगा रिटेल डिपॉजिटर्स के लिए, तब तक बहुत मुश्किल है MCLR में कोई बड़ा परिवर्तन लाना, और ऐसी एक ये प्रणाली में ये थोड़ा सा इशू है। राइट। रंजीत सर ये बताएं कि पहली बार ये नए गवर्नर साहब की पॉलिसी भी आई और ये पॉलिसी MPC ने भी बनाई है, तो पिछले पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस से इस बार में आप क्या फर्क देखते हैं, और MPC की तरफ से जो पॉलिसी में रिकमेंडेशंस आ रही हैं उसको आगे किस तरह से आप देखेंगे? देखिए, ये जो MPC का सिस्टम है, ज्यादातर देशों में डिसीजन जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू लिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये प्रक्रिया और सुदृढ़ हुई है, जिसमें कि जो अर्थशास्त्री हैं या जो इस विषय के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उन लोगों की राय के साथ एक ये निर्णय लिया जाता है। और मैं समझता हूं कि काफी विचार विमर्श के बाद, सारे डाटा का एनालिसिस करने के बाद, इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड है और इकोनॉमी में ग्रोथ की क्या रिक्वायरमेंट है, तो सारा पूरा विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया गया है। तो ये एक परिवर्तन है, लेकिन ये एक तरह से जो वर्ल्ड में सब जगह सिस्टम होता है ज्यादातर कंट्रीज में, उसके साथ प्रक्रिया को अलाइन किया गया है। तो क्या ये लगता है कि आपको, जिस तरह से सरकार का फोकस ग्रोथ पर ज्यादा है, इन्फ्लेशन को लेकर RBI भी कॉन्फिडेंट है, सरकार और RBI के बीच में अब तालमेल में ज्यादा बढ़ोतरी, ज्यादा मजबूती, एक साथ मिलकर ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, ये संकेत आ रहे हैं आपको इस पॉलिसी में? नहीं, पॉलिसी से पहले भी मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा इशू था सरकार को और रिजर्व बैंक का। तो ये सारी सूचनाएं तो जो भी मिलती हैं आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों को मिलती हैं, पर मुझे लगता है कि जो पॉलिसी प्रक्रिया है उसमें तो एक तालमेल अवश्य होता है। और रिजर्व बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो तो एक इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, तो उनको तो वही काम करना है जो करना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई इशू पहले रहा होगा या अब है। और सभी का उद्देश्य जो है कंट्री में एक ही है कि ग्रोथ भी हो, इन्फ्लेशन भी कम हो, लोगों पे महंगाई की मार ना पड़े। तो इसमें तो मैं नहीं समझता कि कहीं पे भी कोई मतभेद किसी तरह का हो सकता है। ठीक बात है सर, तो सभी का उद्देश्य यही है। ठीक बात सर, आज सुबह सुबह हमने एक खबर ब्रेक की थी अब से कुछ देर पहले। आपको याद होगा, बजट में सरकार ने कहा था कि पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी बनाने का सरकार का इरादा है। आज सुबह हमने खबर ये ब्रेक की है कि पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल बनने जा रही है। 2 साल तक सेल काम करेगी, बाद में उसे अपग्रेड करके एजेंसी बना दिया जाएगा। सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं और इसका क्या असर पड़ेगा तमाम बाजारों पर? देखिए, ये बहुत सी प्रोसेस ऐसे हैं जो कि इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत से ऐसे काम भी करता है जो दूसरे देशों में नहीं होते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो किसी एक अच्छे उद्देश्य से ही करे जाते हैं। और अभी मार्केट पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 2 साल तो अभी सेल ही काम करेगा, तो आई थिंक ये बहुत जल्दी होगा इस पर कोई विचार व्यक्त करना। सर, एक आखिरी सवाल आपसे।
क्योंकि वैसे आपने तो कहा ही है कि हर महीने के आखिर में आपकी एल्को कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें आप डिसाइड करते हैं ब्याज दरों के बारे में। क्योंकि ये महीना थोड़ा ज्यादा अहमियत वाला है कंज्यूमर्स के लिहाज से, त्योहारी सीजन है, लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं। क्या कुछ आप इस बात पे विचार करेंगे कि आरबीआई ने संदेश दे दिया, और गवर्नर साहब ने अपनी पॉलिसी में कहा भी है कि बैंक्स के ट्रांसमिशन को लेकर वो बहुत खुश नहीं, थोड़ा ज्यादा फास्ट ट्रांसमिशन चाहते हैं, यानी कि दरें जल्दी घटती हुई दिखे वो देखना चाहते हैं। तो क्या मीटिंग पहले करने के बारे में, जल्दी ब्याज दरें घटाने के बारे में और कंज्यूमर्स को देने के बारे में कोई विचार होगा आपको? अगर इस तरह का कोई निर्देश आरबीआई के पास आता है कि जो एमसीएलआर तय करने की प्रक्रिया है, अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं तभी ये संभव होगा। ठीक बात है। तो चलिए महीने के अंत तक तो फिर मैं एक ये चीज समझना चाहता था सर, फिर ये आईसीआईसीआई बैंक ने तुरंत किस तरह से एमसीएलआर घटाकर, चाहे 5 बेसिस पॉइंट ही घटाई हो, लेकिन उन्होंने कल ही डिसीजन ले लिया, तो आप इंतजार क्यों करना चाहते हैं? नहीं, उनका हो सकता है कि डेट शेड्यूल फर्क हो, तो ये हो सकता है पिछले महीने भी उन्होंने इसी दिन किया होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सबका जो है डेट शेड्यूल एक हो, वो बैंक पे अपने अपने निर्भर करता है। हमने तो उन्होंने कल किया है, हमने एडवांस में 1 अक्टूबर से पहले 5 बेसिस पॉइंट कम कर दिया था, तो वो तो हमसे 3 दिन या 4 दिन बाद में निर्णय लेते हैं, हम तो पहले लेते हैं। ठीक बात है। तो आप ये समझिए ना कि उन्होंने जो निर्णय लिया है उसका निर्णय उन्होंने भी सितंबर माह में लिया होगा। ठीक बात है सर, हम तो ये चाहते हैं, और चूंकि त्योहारी सीजन है और जितना जल्दी घटाएंगे तो ही आप, आगे पीछे ये बात तो पक्की है, लेकिन जितना जल्दी घटे। त्योहारों के लिए तो हमने त्योहारों के लिए तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इस समय भी मार्केट में सबसे कॉम्पिटिटिव है, और कंज्यूमर्स के लिए बहुत सुविधाएं हमने दे रखी हैं। बिल्कुल। तो जो लीडरशिप एसबीआई की तरफ से हर एक मोर्चे पर है, वो ब्याज दरें घटाने के मोर्चे पर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और पॉलिसी के ऊपर अपनी राय देने के लिए। तो रजनीश कुमार साहब, एमडी एसबीआई के, ये बातचीत करते हुए। चलिए अब ट्रेडर्स हॉटलाइन में हमारे 2 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक तो मितेश ठक्कर साहब हैं और साथ ही मनीष शर्मा भी हमारे साथ हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में। आप दोनों का स्वागत है। मितेश, पहले तो एक राय आपसे निफ्टी के चार्ट्स पर, बताएं क्या ट्रेड होगा? अनिल जी, निफ्टी आई थिंक मुझे लगता है कि अब एक रेंज बना लेगा, एक बाउंस बैक आ चुका है करेक्शन के बाद में, तो फिलहाल के लिए इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। तो आज अगर इंट्राडे डिप आती है, इनफैक्ट एक आके चली गई है, 8745 के आसपास निफ्टी में बाय करें, और स्टॉप लॉस लगा 8725 या 8725 के नीचे का, और ऊपर में 8795 यानी कि करीबन 8800 के आसपास के टारगेट्स देखें। तो कल के लोज पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां से फिर से बाउंस करता हुआ दिख रहा है, 20 अंक ऊपर आया। मनीष, क्या कहेंगे आप? निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में तेजी करना चाहते हैं? जी, ऑप्शन डेटा अगर एनालिसिस करें तो 8,900 और 9,000 के कॉल में काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग एक्शन है। बैंक निफ्टी के कॉल्स में भी अगर आप देखें तो 19,800, 20,000 के कॉल्स में काफ़ी ज़्यादा हैवी कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। उसी के लिहाज से निफ्टी में शॉर्ट करने की राय होगी। 8820 का स्टॉप लॉस होगा। नीचे में मुझे लगता है एक बार वापस निफ्टी में 8650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स लेवल में शॉर्ट करने की राय होगी। 20,000 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे में 19,200 तक के लेवल्स वापस बैंक निफ्टी में रिटेस्ट हो सकते हैं। ओके, तो गिरावट से घबराए नहीं, ये है राय हमारे दोनों एक्सपर्ट की। आपको याद होगा आज सुबह हम यही कह रहे थे कि कल के लोज के आसपास मिल जाए, वहां खरीदें। 8,700 पर स्टॉप लॉस रखी है, तो तेजी करने की राय हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। चलिए लेते हैं दर्शकों के सवाल। मुंबई से हमारे पहले दर्शक हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर, लवेश भावनानी। लवेश, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। सर जी, मैंने रिलायंस कैपिटल के 2 लॉट शॉर्ट किए हुए हैं 563 रुपीज के रेट से सोमवार को। ओके, तो आइडिया लेना चाहता हूँ कि अब तो ऊपर चला गया है थोड़ा, तो मतलब इसको शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए? सोमवार को शॉर्ट किए थे, क्या वजह? सर जी, मैं इसको 3 महीने से ट्रैक कर रहा था। मैंने इसको 460 में लिया हुआ भी था। एक लॉट मैंने 3 महीने रोल ओवर करते हुए इसको 540 में पोजीशन छोड़ी थी। फिर मुझे लगा कि थोड़ा ऊपर चला गया तो मैंने शॉर्ट कर दिए थे 2 लॉट। अब थोड़ा ट्रेंड के विपरीत ट्रेड ले लिया, और ये हाई बीटा स्टॉक है और भागता भी तेजी से, गिरता भी तेजी से, तो चूंकि माहौल तेजी का है तो भाग तेजी से रहा है। एक राय ले लेते हैं मितेश से। मितेश, थोड़ी गलत शॉर्ट हो गई है, 20 रुपए ऊपर आ गया इनके भाव से आर कैप। स्टॉप लॉस क्या रखा जाए अब, और क्या एक मौका मिलेगा क्या इनको कवर करने का वापस? अनिल जी, आई थिंक डायरेक्शन अभी भी ऊपर ही है, जबकि आई थिंक वो सर्जिकल स्ट्राइक्स वाले दिन कुछ करेक्शन आया था, उसके बाद भी स्टॉक ने तुरंत रिकवर करके उन लेवल्स पे वापस आ गया है। आई थिंक अगर इसका चार्ट देखें तो 583 से 585 के बीच में मल्टीपल इंट्राडे टॉप्स है, तो आई थिंक 586 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाने करंट लेवल से करीबन 8 रुपए ऊपर है यहाँ से।
अगर वो नहीं तोड़ता है तो नीचे में इनके भाव के आसपास इनको मिल सकता है, क्योंकि 565 पे काफी अच्छा कंडीशन है। एक रैली जो 530 से 580-85 तक हुई है जो लास्ट 3 दिनों में, अगर उसका पुल बैक आता है तो 565 के आसपास इनके भाव के आसपास इनको पोजीशन मिल जाएगी, काट लें, अदरवाइज 586 के स्टॉप लॉस पे काट लें। ओके, ये राय लेवल्स ध्यान में रखें लवेश जी, जो मितेश ने सुझाए आपको। अगले दर्शक हैं अहमदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर अमित इस वक्त। अमित जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास एक कॉलगेट का 997 का एक लॉट परचेस किया है और इलाहाबाद बैंक 8050 का एक लॉट है सर। इलाहाबाद 80 रुपए 60 पैसे में लिया है और कोलगेट लिया है 997 में, ठीक है। चलिए मनीष जी को पूछते हैं। मनीष जी पहले तो कोलगेट बता दीजिए। 997 रुपए में इनकी खरीदारी है कोलगेट में, क्या करें? हाँ जी, कोलगेट में इन्हें एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा। 965 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करने की राय होगी। 985, 990 के आसपास अगर कोई भी उछाल आता है तो एग्जिट करने की राय होगी। ओके, और इलाहाबाद बैंक 80 रुपए 60 पैसे में खरीदा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर है इनके भाव से बस। जी, इसमें भी इन्हें एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा। 79.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और ऊपर में अगर 82 के आसपास कोई भी उछाल आता है तो एग्जिट करने की राय होगी। चलिए, तो एग्जिट करने की राय है आपके लिए उछाल में इलाहाबाद बैंक में, और आप इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगा लें सर कोलगेट में, जो बताया है मनीष जी ने। देहरादून चलेंगे, हमारे साथ हैं एसएस यादव इस वक्त फोन लाइन पर। यादव साहब नमस्कार, बताइए सर क्या ट्रेड लिया आपने? अनिल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? हाँ बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर। जी बताइए। मैंने एक आईजीएल का शॉर्ट किया था कल 842 पे। शॉर्ट किया है? हाँ शॉर्ट किया था। वेरी नाइस। एक वोकार्ड का लॉट शॉर्ट किया था 929 पे। वोकार्ड भी शॉर्ट किया, ओके। तो आज मैंने उनको कवर कर लिया है। आईजीएल मैंने 828 पे कवर किया है और वो कार्ड जो है 916 पे कवर किया है। तो मैं इनको और ऊपर जाए तो शॉर्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, तो क्या राय होगी आपकी? अच्छा, दोनों को शॉर्ट करना चाहते हैं तो लेवल्स पूछ लें, किन लेवल्स पे शॉर्ट करना ठीक है? हाँ जी, या ठीक शॉर्ट करना ठीक है भी या नहीं वो भी पूछ लेते हैं। मितेश बताएं पहले तो आईजीएल क्या ऊपरी स्तरों पर शॉर्ट करना चाहिए इन्हें, और दूसरा वोकार्ड यदि हाँ तो कौन से लेवल सेफ हैं शॉर्ट करने के लिए, और तब स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए इनका? हाँ जी, देखिए ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से इसमें शॉर्टिंग नहीं बनती। आईजीएल तो एटलीस्ट नए हाइज बना रहा है और जब तक 803, 805 के स्टॉक के विस्तार के ऊपर रहता है तब तक इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ रहेगा। तो अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो मंदी के ट्रेंड में आने के बाद शॉर्ट कीजिए, विच इज अराउंड बिलो 805। तो ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। आज जरूर इनको बेनिफिट मिला है इंडेक्स के हिसाब से, इंडेक्स में थोड़ा करेक्शन आया है, परंतु मेरे हिसाब से आईजीएल में 805 के आसपास बाइंग की स्ट्रेटजी देखिए, 1% का स्टॉप लॉस लगा और वहां से आपको 4-5% का अच्छा आराम से तेजी मिल सकती है, शायद ज्यादा भी मिल सकती है। वोकार्ड जरूर एक अंडरपरफॉर्मिंग शेयर है। यहाँ पे शॉर्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो 930 से 935 के आसपास करें और 946 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, और उसमें फिर 905, 907 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट्स देख सकते हैं। यादव साहब, पहली बात तो ये कि बाजार तेजी का है तो आप ट्रेंड के विपरीत शॉर्ट करें तो एक बात पक्की ध्यान में रख लें कि स्टॉप लॉस के बगैर नहीं करना है। ये अलग बात है कि आप स्टॉप लॉस तो करते हैं सर, हमेशा बिल्कुल स्टॉप लॉस तो करते हैं। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्या है वो अभी लवेश जी का सवाल लिया था ना हमने, जिसमें रिलायंस कैपिटल में वो 20-25 रुपए ऊपर तक खड़े हैं, तो वो गड़बड़ ना हो जाए तो शॉर्ट भले करें। स्टॉप लॉस करते हैं हमेशा। बिल्कुल, वेरी नाइस। हमने अपना एक्सपीरियंस यही है। बिल्कुल, तो डिसिप्लिन के साथ करें ट्रेड, चाहे तेजी की तरफ हो या मंदी की तरफ। तो आपको लेवल्स बताई दिए दोनों मितेश ने, उनको ध्यान में रखें। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट की टॉप ट्रेडिंग पिक्स। अब ले जाए ट्रेडिंग आइडियाज हमारे दोनों एक्सपर्ट के। पहले तो बताएं मितेश, आपने कौन से स्टॉक्स चुने आज? अनिल जी, दो बाय कॉल है, दोनों ही एडीएजी ग्रुप से हैं और रिलायंस इंफ्रा कैपिटल, दोनों के शॉर्ट टर्म चार्ट मुझे अच्छे लग रहे हैं। कैपिटल में अभी हमने व्यू देखी 585 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, तो इंडिकेटर पोजीशन पॉजिटिव ही है। यहाँ पर बाय करें आप 564 के स्टॉप से 605 का टारगेट देखें, और रिलायंस इंफ्रा में बाय करें 582 के स्टॉप से 625 का टारगेट देखें। ओके, तो रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल दोनों खरीदें तो हाई बीटा मिड कैप्स पर अभी भी बुलिश है मितेश। और देखिए आज बाजार भले ढीले हो रहे हैं, 55 अंक नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी 20 अंक नीचे, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अभी भी हरी निशान में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में पूछते हैं यहाँ पर मनीष से। मनीष चूंकि थोड़े से बाजार पर बेरिश हैं, सावधानी के संकेत दे रहे हैं,
कमजोरी की बात करें तो मनीष, आपने क्या शॉर्ट साइड पर कुछ आइडियाज सुने या स्टॉक्स में खरीदारी करना चाहेंगे? हाँ जी, मिक्स है। मेरा पहला कॉल रहेगा हिंदुस्तान पेट्रो में फ्यूचर्स में शॉर्ट करने का। 430 के आसपास शॉर्ट करने की रहेगी। 442 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके नीचे में टारगेट्स होगा 410 का। फ्रेश लॉन्ग अनवाइंडिंग्स है सिस्टम में और चार्ट्स पे भी काफी अच्छा ब्रेकडाउन आया है। मेरा सेकंड कॉल होगा बाय कॉल C8 में। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप है, स्ट्रांगली अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। मुझे लगता है यहाँ से 1450-1500 के लेवल्स भी पॉसिबल है, तो 1390 के आसपास बाय करने की रहेगी, 1360 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। मेरा लास्ट कॉल होगा बाय कॉल इन SRF। इस स्टॉक में भी अगर आप देखें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है और काफी अच्छे हैवी लॉन्ग्स है सिस्टम में। 2100 रुपए तक के टारगेट्स होंगे SRF में। 1900 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय करने की रहेगी। ये तो बड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक बताया आपने। C8 और SRF दोनों आज हम पहला सौदा कर रहे थे। सुबह सुबह बाजार खुलने के बाद हमने देखा कि बड़ी पोजीशंस बनती हुई दिखी, यहाँ पर आइडेंटिफाई भी किया था। देखिए स्टॉक दोनों ही यहाँ पर अच्छे ओपन इंटरेस्ट में इजाफा दिखा रहे हैं। देखिए SRF में 19% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है और C8 में 13% बढ़ा हुआ था। ये दोनों स्टॉक हैं जहां पर आप अब भी खरीदारी कर सकते हैं और शॉर्ट करना चाहें तो HPCL वो स्टॉक है जहां पर आप बना सकते हैं शॉर्ट पोजीशन। ABG शिपयार्ड, इसको लेकर एक खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। ICICI बैंक ने CCPS यानी कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनको इक्विटी में बदला है और 11% हिस्सा खरीदा है। तो ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह जब भी होती है, SDR CDR होते हैं, तो उनमें ये सारी कंडीशंस होती है। और CCPS का मतलब ये है कि कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये बदले ही जाते हैं इक्विटी में, ये हमेशा बदले जाते हैं क्योंकि कंपल्सरी कन्वर्टेबल है। और प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये कि उनमें आपका डिविडेंड फिक्स होता है अगर कंपनी मुनाफा कमा रही है तो ये एक खबर ABG शिपयार्ड को लेकर आती हुई। बहुत ज्यादा बुलिश होने की जरूरत नहीं इस खबर को लेकर। ये एक जब SDR होता है तो एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट का ही ये एक हिस्सा है जिसमें ये कन्वर्जन होता दिख रहा है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। उससे पहले हम सोच रहे हैं ऑप्शंस की रणनीति ले ली जाए, क्योंकि इस वक्त मनीष के पास एक ऑप्शन की रणनीति बताएं। मनीष, निफ्टी में है? जी, इन्फोसिस में है रिजल्ट बेस्ड। इन्फोसिस में 1060 का एक कॉल खरीदें एक लॉट @24 एंड 1020 का पुट खरीदें एक लॉट @27। जैसे कि हमें पता है 14 तारीख के आसपास रिजल्ट है और रिजल्ट के जैसे जैसे नजदीक जाएंगे आईवीज भी बढ़ेगी, तो आईवीज के कारण भी हमें इसमें मुनाफा हो सकता है। और रिजल्ट के बाद अगर कोई डेफिनेटली मूवमेंट आता है 7-8% का, तो ये स्ट्रैटेजी में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो यहाँ पर इन्फोसिस में ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी अभी से बना रहे हैं। अगले हफ्ते रिजल्ट आने हैं, रिजल्ट के पहले की तैयारी आपके लिए शुरू हो गई है मनीष की तरफ से। ये ऑप्शंस की रणनीति आप नोट कर ले। वक्त है आप दोनों से विदा लेने का, मनीष और साथ ही मितेश। शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और ब्रेक के बाद होगा ITL सीजन 2 का अपडेट। वक्त है ITL के सीजन 2 के अपडेट का और डेली विनर्स आप देख लीजिए। ट्रेडर्स लीग में कौन है? रंजीत देवजाना 63% के मुनाफे के साथ ये उन्होंने कल कमाई की है। उसके बाद आइए कमोडिटीज लीग में नितेश शिंदे पहले नंबर पर रहे, उनकी कमाई है 69% के आसपास की। स्टूडेंट्स की लीग में शिवांगी गुप्ता पहले नंबर पे हैं 111% की दमदार कमाई के साथ। तो स्टूडेंट्स की लीग में ज्यादा कमाई होती दिख रही है। और आखिर में महिलाओं की लीग में, लेकिन ये बता दूं स्टूडेंट्स की और महिलाओं की जो लीग है वो हफ्ते वाली है, कल की नहीं। अच्छा, यहाँ भी शिवांगी ही पहले नंबर पे, तो महिला भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और शिवांगी रिटर्न्स भी ज्यादा कमाकर 111% के साथ नंबर 1 पर है दोनों ही लीग में। तो ये है ITL सीजन 2 का अपडेट। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर से आपके साथ जुड़ेंगी प्रियंका संभव, लेकर आएंगे आपके लिए शेयरों पर फटाफट सलाह सौदा आपका में इस ब्रेक के बाद। बाजार में मुनाफा वसूली हावी, निफ्टी 8750 के आसपास, बैंक निफ्टी पर भी दबाव बढ़ा। सरकार ने रिजर्व बैंक के अधिकार और कम किए। अपने कर्ज के मैनेजमेंट के लिए पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल का गठन किया। अब RBI का काम महंगाई को नियंत्रित करने और बैंकों के रेगुलेशन तक सीमित।
आरबीआई ने दरें घटाकर दिया दिवाली तोहफा, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने कर्ज सस्ता करने के नाम पर की खाना पूर्ति। अब बाकी बैंकों पर है नजर। स्टील शेयरों में तेजी, सरकार ने 66 स्टील प्रोडक्ट्स पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की सीमा 2 महीने के लिए और बढ़ाई। 4 दिसंबर तक जारी रहेगी एमआईपी। अदानी ट्रांसमिशन के 11% की शानदार तेजी, स्टॉक 52 हफ्ते की ऊंचाई पर। सीएलएसए ने कंपनी के लिए 55 रुपए का लक्ष्य रखा। तो बाजार में हम देख रहे हैं दबाव। सेंसेक्स में अब 68 पॉइंट्स की गिरावट है। निफ्टी 8,700 से ऊपर बना हुआ है, लेकिन 24 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। मिड कैप 38 अंकों की बढ़त पर है, लेकिन बैंक निफ्टी में दबाव गहरा रहा है। 90 अंकों की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी फिलहाल एडवांसेस की तरफ है, लेकिन दोनों के बीच का फासला बहुत कम है। 796 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं, उनके मुकाबले 732 शेयर जो है वो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। प्रकाशरावा.com के प्रकाश रावा मेरे साथ हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। आप निफ्टी को जिस मूड में देख रहे हैं, क्या कॉल देना चाहेंगे? अभी वीकनेस काफी हद तक अपेरेंट है, अपर रीजन्स में सेलिंग प्रेशर है। गुड मॉर्निंग टू यू। और यहां पर लगता है कि जो अपर रीजन जो 8,800 है, यहां पर एक बहुत दिक्कत है, सेलिंग प्रेशर है। मुझे लगता है टिपिकल साइडवेज टू बेरिश बाइस। कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन 8,750 अगर ब्रेक हो जाएगा तो इसमें और काफी गिरावट आ सकती है। और क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने दरों में कटौती कर दिवाली तोहफा तो दे दिया है, लेकिन अब नजरें टिकी हुई हैं बैंकर्स पर। और सवाल ये है कि क्या इस फेस्टिव सीजन में सस्ते कर्ज का फायदा हम सबको मिल पाएगा? इस मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं डीपी रियलिटी की सीएफओ अनिल कुमार। मिस्टर कुमार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल, आरबीआई ने एक लंबे इंतजार के बाद ये कटौती की है, इस पर आपका इनिशियल रिएक्शन, आपको क्या लग रहा है, इसका किस तरह का असर हम देखेंगे? नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू यू। इसके वजह से हमको लगता है कि लिक्विडिटी तक काफी बढ़ेगी मार्केट में, और इसकी वजह से रियल एस्टेट के लिए काफी अच्छा है। और बहुत अरसे के बाद ऐसा रेट कट मिला है, तो उम्मीद है कि और भी थोड़ा रेट कट होगा और लिक्विडिटी इंप्रूव होगा, तो ये सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन सारा जो अब दारोमदार है एक तरह से बैंक्स पर रहेगा। अगर बैंक्स इसे ट्रांसमिशन नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, रेट कटौती नहीं देंगे, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं, क्या बिक्री में कोई फर्क पड़ेगा जब तक बैंक्स कदम नहीं उठाते हैं? नहीं, ये तो सिर्फ आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है कि अभी तो ऑन द ग्राउंड रियलिटी में बैंक्स को इसको पास ऑन करना चाहिए। अगर जब तक ये बैंक पास ऑन नहीं करेगा तो इसमें काफी सेक्टर पे ऑन ग्राउंड रियलिटी पे यू विल नॉट बहुत सारा उम्मीदें नहीं मिलेगी। तो इसकी वजह से बैंक को तो ये अगर ट्रांसमिशन होगा तक तो काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आ सकता है मार्केट में। तो आप ये डिमांड करना चाहेंगे बैंक से कि ये बेनिफिट को पास ऑन करे, तभी जाके असली असर दिखेगा? वेरी मच। ओके, तो अनिल जी भी बिल्कुल हमारे साथ हैं कि बैंक्स को इसका बेनिफिट पास ऑन करना चाहिए। लेकिन अनिल जी, आपसे समझना चाहूंगी, फेस्टिव सीजन को देखते हुए अभी किस तरह का डिमांड सिनेरियो है रियल एस्टेट स्पेस में? डिमांड तो काफी अच्छा है, डिमांड फॉर रियल एस्टेट एंड रेसिडेंशियल हाउसिंग। आपण ज्या व्यक्तीशी बोले, चलिए हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन अनिल कुमार से जो बातचीत हो रही थी उसमें ये खास बात कि आरबीआई ने तो अपना काम कर दिया, अब इंतजार है कि क्या बैंक इस रेपो रेट कट का फायदा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जब आगे बढ़ाएंगे तभी जाकर मुझे और आपको सबको फायदा होगा। बढ़ते हैं आगे अब और शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट की। अगले 5 मिनट तक रहिए हमारे साथ। प्रकाश काबा आपके तमाम स्टॉक्स पर देंगे फटाफट जवाब। पुणे से श्रीपद शिंदे का पहला सवाल, एसबीआई होल्ड करते हैं 100 शेयर, 290 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, इनकी कॉस्ट से काफी हद तक नीचे है, लेकिन मुझे लगता है एसबीआई का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 240 जोन है, होल्ड यहां पर एक स्टॉप लगाकर चले, होल्ड करना चाहिए। यहां से बाउंस हुआ है, बढ़िया बाउंस है, होल्ड। रत्नागिरी से रवि, इंडिया सीमेंट 400 शेयर, 110 रुपए की खरीद है, 45 रुपए 20 पैसे पर शेयर मुनाफे पर बैठे हैं।
ये स्टॉक बढ़िया है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 140 पर है, यहाँ पर इसको स्टॉप लगाकर होल्ड कीजिए। टारगेट कुछ 175 से 200 है, वक्त भी लग सकता है। मुंबई से संदीप शुक्ला, अशोक लेलैंड 200 शेयर 74 रुपए की खरीद है। मेरे ख्याल से मुनाफे में बैठे हैं, लेकिन कोई एक स्टॉप लगाना है तो लगा सकते हैं 74 का, जो इनकी कॉस्ट है। स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जो रिएक्शन था लगता है अब खत्म होगा, बाउंस शुरू होगा, अपसाइड टारगेट 90 to 100, वक्त लग सकता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से गौतम का सवाल, टाटा स्टील 30 शेयर 360 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, लगता है स्ट्रक्चर के हिसाब से बाउंस शुरू हुआ है, अपमूव शुरू हुआ है, इसका टारगेट है करीब 475, वहां तक जाने की संभावना है, वक्त लगेगा, होल्ड। कोलकाता से अमर बैनर्जी, सन फार्मा एडवांस 100 शेयर 380 की खरीद। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इनको स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, 270 का स्टॉप लगाना चाहिए, अपसाइड टारगेट 400, वक्त लग सकता है। मुंबई से इंदिरा त्रिपाठी, टेक्समैको रेल 200 शेयर 130 की खरीद। यहाँ पर लगता है इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, जहां पर ब्रेकआउट हुआ है वो 90, इन्होंने हाई लेवल्स पर खरीदा है, इसलिए होल्ड कीजिए। अपर रीजन पे टारगेट 140 के आसपास है, वहां पर एग्जिट। मुंबई से प्रेमांशु नाग, पीटीसी इंडिया 200 शेयर हैं 61 रुपए 30 पैसे की खरीद। सर्टनली होल्ड करना चाहिए, इनको स्टॉप लगाना चाहिए 68 का, अपर रीजन में जो टारगेट है करीब 85 के हैं, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। मुंबई से विजय का सवाल, बजाज कॉर्प पर 50 शेयर 290 की खरीद। बढ़िया स्टॉक है, इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 350 का और होल्ड कीजिए। अपर रीजन पे टारगेट कुछ 450 और 500 के बीच में, होल्ड। अहमदनगर से शरद, शरण बायो 2000 शेयर 30 रुपए की खरीद। यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है, इनको अगर होल्ड करना है तो होल्ड लगी है 750 का, लेकिन जितना भी आपको मिलता है इससे एग्जिट कर लीजिए, नुकसान सहना पड़ेगा शरण बायो। औरंगाबाद से विनोद राठौर, मैक्लॉयड रसल 100 शेयर 250 रुपए की खरीद है। मुझे लगता है इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, वीकनेस है यहाँ पर, और स्टॉप होना चाहिए टाइट 165 का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट कर लीजिए, नुकसान भुगतिएगा। अपर रीजन में अगर आपको मिलता है तो 200 के आसपास एग्जिट। लखनऊ से सुगंधा, आरसीएफ 200 शेयर हैं इनके पास, 67 रुपीज बाइंग प्राइस। काफी हद तक बहुत महंगा लिया है इन्होंने, वहीं पर जिनकी कॉस्ट आएगी वहां पर निकल सकते हैं। फिलहाल इनको अगर स्टॉप लगाना है, स्टॉप लगाइए अराउंड 41 का, होल्ड कीजिए, साइडवेज मूव में है। मुंबई से लीना, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज 50 शेयर 93 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है इसका टारगेट कुछ 100 to 105 है, इनको अगर स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगा सकते हैं, स्टॉप बिलो 72। अगला सवाल मुंबई से अभिजीत जैन का है, एशियन पेंट्स होल्ड करते हैं, 25 शेयर है 926 की खरीद है और शानदार मुनाफा 292 रुपए पर शेयर का। एब्सोल्युटली बढ़िया स्टॉक है, होल्ड कीजिए, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, सीरी नहीं लगाना चाहिए, 1500 का भी टारगेट बन सकता है लेकिन वक्त लगेगा। इनको एक लॉक इन करने के लिए एक स्टॉप देते हैं, वो 1100 का होना चाहिए। ओके, तो 1100 के स्टॉप लॉस का ख्याल रखें और शानदार मुनाफा। दिल्ली से संजीव का सवाल है, आरसीएफ पर 300 शेयर होल्ड करते हैं, 63 रुपए की इनकी खरीद रही है, नुकसान 16 रुपए 25 पैसे पर शेयर। 60 और 70 के बीच में लगता है इनको मौका मिल सकता है, स्टॉप लगाना पड़ेगा, वो होना चाहिए करीब अराउंड 43-44 के आसपास। गुड़गांव से अनुराग जी का अगला सवाल, जैन इरिगेशन के 500 शेयर 73 रुपए की इनकी खरीद रही है, मुनाफा अभी हो रहा है 23 रुपए 45 पैसे का पर शेयर। 83 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए, ऑन द अपसाइड टारगेट करिए 115 से 120, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। सूरत से जयेश व्यास, आयशर मोटर्स के 10 शेयर हैं इनके पास, 16,868 रुपए की खरीद रही है, अच्छे मुनाफे पर बैठे हुए, पर शेयर 8,500 से ज्यादा का मुनाफा कमा रहे हैं आयशर मोटर्स में। बधाई के हकदार भी हैं, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव अब भी ऑन है, इनको लगाना चाहिए स्टॉप 22,500 का, प्योरली टू लॉक इन प्रॉफिट, और होल्ड कीजिए। क्या वो 26-27 हजार तक जा सकता है? आपको ऐसा लगता है? मुझे 27 के बाद 28 भी लगता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव ऑन है। ओके, सो बिग फायदे के लिए बने रहे आयशर मोटर्स में। मुंबई से आशीष का सवाल है अगला, आईसीआईसीआई बैंक 200 शेयर होल्ड करते हैं, 285 की खरीद रही है। I'm sorry,
सॉरी, वापस रिपीट करेंगे प्लीज। आशीष का सवाल है अगला, और इनके पास है आईसीआईसीआई बैंक के 200 शेयर 285 पर खरीदा है, 28 रुपए 20 पैसे पर शेयर नुकसान उठा रहे हैं आशीष, और आपकी मदद चाहते हैं। मेरे ख्याल से स्टॉप होना चाहिए 233 का। अपर रीजन में टारगेट आईसीआईसीआई बैंक का 300 है। ओके, दिल्ली से जय का अगला सवाल, ओबेरॉय रियलिटी 40 शेयर 300 रुपए में खरीदारी की है, 9 रुपए 30 पैसे पर शेयर मुनाफा। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 281 का। अपर रीजन में टारगेट कुछ 325 से 330, लेकिन यहां पर रेसिस्टेंस मिलेगा ओबेरॉय रियलिटी में। स्टॉप फटाफट में हमारी स्टॉप वॉच यहीं पर रुकती है, लेकिन प्रकाश गाबच अब आपसे समझना चाहूंगी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप किन स्टॉक्स में देख रहे हैं, आपकी ट्रेडिंग टिप्स। भारतीय इंफ्राटेल काफी हद तक ठीक ही नजर आ रहा है, टारगेट ऑन द अपसाइड 385 के हैं, स्टॉप होना चाहिए 368। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है टाटा मोटर्स, यहां पर भी लगता है कि अप मूव ऑन है, ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 565 के हैं, स्टॉप होना चाहिए 545 का। दो पिक्स प्रकाश रावा की आपकी स्क्रीन पर, टाटा मोटर्स में खरीद की सलाह 565 के लक्ष्य के लिए खरीदिए, और स्टॉप लॉस 545 पर रहना चाहिए। और दूसरा पिक है इनका भारतीय इंफ्राटेल, लक्ष्य ये देख रहे हैं 385 के, 368 का स्टॉप लॉस, ख्याल रखें भारतीय इंफ्राटेल में और खरीदिए भारतीय इंफ्राटेल। देते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं, और इस ब्रेक के बाद अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने स्टॉक्स पर सवाल। प्रकाश रावा हमारे साथ बने हुए हैं आपकी मदद करने के लिए। बाजार पर नजर, बैलेंस आउट करने की कोशिश, शुरुआत हमने अच्छी देखी, फिर दबाव देखा और अब फिर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, उतार चढ़ाव बना हुआ है। सेंसेक्स में अब 23 अंकों की गिरावट है, निफ्टी निचले लेवल से ऊपर आने की कोशिश, 12 अंकों की गिरावट यहां पर है। मिड कैप में करीब 70 अंकों की हम बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं, और बैंक निफ्टी भी सुबह से जिस गिरावट को दर्ज कर रही थी उसे कम करने की अब कोशिश में, 76 अंकों की गिरावट है बैंक निफ्टी में। बढ़ते हैं आगे, जोड़ते हैं अलग अलग शहरों से अपने दर्शकों को और समझते हैं क्या दुविधा है उनके अपने स्टॉक्स को लेकर के। मुंबई से संजीव खन्ना मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते खन्ना जी, बताइए किस शेयर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए, मैंने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है 25 रुपए के रेट पर, और 1 साल के लिए होल्ड करना है, बट आई एम कंफ्यूज कि मैं मदरसन सुमी होल्ड कर ले लूं इस लेवल पे और एचसीसी बेच दूं, या दोनों ही ले लूं 1 साल के हिसाब से। ओके, 1 साल का नजरिया, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रकाश जी, एचसीसी लिया तो 1 साल के लिए, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्या इसमें ही बने रहें, और मदरसन सुमी भी खरीदना चाहते हैं, तो एचसीसी को रिप्लेस करें या एचसीसी और मदरसन सुमी दोनों रखें। टेक्निकल चार्ट में ये दोनों स्टॉक्स आपको कैसे दिख रहे हैं सर? वेल, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है ये बॉटम आउट हो चुका और एक अपमूव शुरू हुआ है। एक ब्रेकआउट की जरूरत है, वो मिलेगा अराउंड 47 जोन्स पर। जब भी ये ब्रेकआउट मिले, आज, कल, परसों, 10 दिन के बाद जब भी मिले, इसका जो टारगेट होगा कुछ 75 का होगा। एक बार वो 75 क्रॉस कर लेगा तो टारगेट 85-90 भी बन सकता है। जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन जो चार्ट है ये बॉटम आउट चार्ट है। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं होल्ड करता फॉर लॉन्ग टर्म। फर्स्ट टारगेट 75, फिर अपमूव भी मिल सकता है। रही बात मदरसन सुमी की, ये चार्ट निकाल लेते हैं, और मदरसन सुमी का भी चार्ट पॉजिटिव है, कहीं पर वीकनेस नजर नहीं आ रहा है। अगर इनको लेना है तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 250 का, और टारगेट करीब अराउंड 450 to 500। अब ये इनको तय करना है, दोनों ही अच्छे हैं। रिस्क करना है तो दोनों में रिस्क डिवाइड कर सकते हैं हाफ हाफ, या फिर बने रहे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में। और अब बनारस से राम सिंह मेरे साथ हैं। नमस्ते राम सिंह जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैडम, हमारे पास जियो फिक्स बायो का है, 1000 शेयर 48 के रेट मिले हुए हैं। और आपने इसे खरीदा है लंबी अवधि के लिए या? मैंने हम लंबी अवधि के लिए रखने के लिए रखे हैं इसको। इसकी पोजीशन बताया कि रखने लायक है या नहीं। चलिए, तो ये सवाल रखते हैं प्रकाश रावा जी के सामने। गुफिक बायोसाइंसेस रखना चाहिए लंबी अवधि के लिए या नहीं? फिलहाल 10 रुपए 70 पैसे का यहाँ पर नुकसान राम सिंह जी उठा रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर गुफिक का पॉजिटिव है, अब करेक्शन मोड में है। अब उसके करेक्शन में लगता है कि यहाँ पर शायद करेक्शन खत्म हो, इसलिए इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए, वो होना चाहिए 32 का। अगर 32 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, फिर नुकसान भुगत लीजिएगा। मुझे लगता है एक अपमूव यहाँ पर शुरू होगा। अपमूव अगर शुरू होगा तो कहां तक जा सकता है? करीब 50 to 55 तक। तो ये होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा।
और प्रकाश जी ने जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है वो है 32 रुपए का। तो गुफिक बायोसाइंसेस में आप लगाइए एक 32 का स्टॉप लॉस और इंतजार कीजिए। दिल्ली से अलका जी जुड़ गई है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते अलका जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? अलका जी, मुझे आपकी आवाज क्लियरली नहीं सुनाई दे रही है। कौन सा स्टॉक आपने बताया? पीएनबी जी, कितने शेयर? पीएनबी 100 शेयर आप होल्ड करती हैं? हाँ। ओके, और लंबी अवधि के लिए, छोटी अवधि के लिए? जी मैम। तो पीएनबी के 100 शेयर है, 144 की खरीद है, ₹1.70 पर शेयर अभी मुनाफा हो रहा है। अलका जी को लॉन्ग टर्म के लिए नजर है पीएनबी पर, आपका व्यू प्रकाश जी? मेरे ख्याल से पीएनबी एक अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसका टारगेट है मुझे करीब 175 नजर आ रहा है। तो यहाँ से अब भी तेजी बाकी है 30 रुपए की, और हो सकता है और भी ऊपर जाए। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। इनको अगर स्टॉप लगाना है तो 122 का लगाइए। तो होल्ड कीजिए पीएनबी, लंबी अवधि के लिए अच्छी पसंद है। 122 का स्टॉप लॉस, इसका ख्याल जरूर रखें। दिल्ली से सरबजीत जी है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते सरबजीत जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है 1400 रुपए, तो 2007 से होल्डिंग है मेरे पास, और एवरेज है 178। काफी लंबे समय। और अभी भी आप इसमें बने रहना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि निकला जाए, क्योंकि नुकसान हो रहा है आपको ₹82.70 पर शेयर? हाँ जी, तो अभी होल्ड करना चाहिए और लंबे समय में कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो लंबी अवधि तक ये होल्ड कर सकते हैं, लेकिन प्रकाश जी आप जो बताएंगे उसके मुताबिक इनका फैसला होगा। तो बताइए क्या करने की सलाह देंगे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में? यहाँ पर लगता है कि बेस बन रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, वो है 77 का। अगर 77 ब्रेक हो जाता है तो इनको नुकसान भुगतना चाहिए। होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कीजिए, एक लेवल देता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जब भी ये 105 का लेवल क्रॉस कर लेगा तब इसमें एक मूव मिल सकता है करीब 140 का, तो वहां पर तय कर सकते हैं इनको क्या करना है। फिलहाल होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। और अब पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से सौदीप मेरे साथ है फोन लाइन पर। नमस्ते सौदीप, बताइए किस शेयर पर आप सलाह चाहते हैं? में था 500 शेयर का 302 रुपया में, तो वो हम होल्ड करें कि सेल करें, वही हमारा क्वेश्चन था। ओके, ₹17.45 पर शेयर मुनाफा हो रहा है। यहाँ सौदीप को प्रकाश जी क्या कहेंगे? इस मुनाफे को घर ले जाएं या इंतजार करें अभी यूफ्लेक्स? इंतजार करना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, अब भी ऑन है, लेकिन इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, वो है 295 का। अगर 295 ब्रेक हो जाता है तो उतना लॉक इन कर सकते हैं प्रॉफिट। होल्ड कीजिए, टारगेट 350, फिर 400 भी बन सकते हैं। ऑल टाइम हाई पर चल रहा है ट्रेड स्टॉक। होल्ड, लेकिन स्टॉप लॉस 295 का यूफ्लेक्स में जरूर इसका ख्याल रखना चाहिए। और अब बिहार के गया से भगवान प्रसाद मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास जम्मू कश्मीर बैंक है। हेलो, जम्मू कश्मीर बैंक है। जी, जम्मू कश्मीर बैंक, कितने शेयर, किस भाव पर लिया? वो 300 शेयर है, ₹80.90 के भाव से। हेलो जी, तो अभी हम देख रहे हैं कि भगवान प्रसाद जी को यहाँ ₹2.15 पर शेयर मुनाफा हो रहा है। जेएन के बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखता है प्रकाश जी? बॉटम आउट हो चुका, कंफर्मेशन आ चुका। इसका जो टारगेट ऑन द अपसाइड 100 के आसपास है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 78 का। होल्ड। 78 का स्टॉप लॉस लगाइए और जेएन के बैंक में बने रहिए। होल्ड की सलाह प्रकाश काबा की। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा आगे भी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सर आपका। दिल्ली से आरपी गुप्ता जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते गुप्ता जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार मैडम, गाबा साहब को मेरा नमस्कार। मैडम आपकी आवाज जी, पूछिए अपना सवाल सर। मेरे जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। NMDC है 500 शेयर 117 117 और 500 शेयर HDIL 102 रुपए। ओके, NMDC और HDIL क्या करें इसमें? आरपी गुप्ता जी, प्रकाश जी, पहले तो उन्होंने आपको बहुत प्यार भरा नमस्कार दिया है, तो आप पहले वो स्वीकार करें और फिर बताइए गुप्ता जी को क्या करना चाहिए NMDC और HDIL में। गुप्ता जी को भी नमस्कार।
वेल एनएनबीसी की बात करें तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है एक पॉजिटिव है। इनको ये कह सकते हैं कि यहाँ पर होल्ड है, स्टॉप होना चाहिए करीब 104 का, होल्ड कीजिए। अपर रीजन में जो टारगेट है 123 से 125 यहाँ तक जाने की संभावना है। और रही बात HTIL की बात की, वेल यहाँ पर लगता है एक टिपिकल साइडवेज जोन है और इनको अगर जो करेक्शन था वो खत्म हुआ है, इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए अराउंड 80 का, होल्ड कीजिए। अपर रीजन में टारगेट 100 के आसपास है, लेकिन वहां पर उनको एग्जिट करना चाहिए HTIL। और इसी के साथ सौदा आपका में इतना ही वक्त था। शुक्रिया प्रकाश गाबा जी, हमारे आपने वक्त निकाला। मुझे भी सौदा आपका में यही इजाजत दीजिए। अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश सोना चांदी धड़ाम। नमस्कार।